गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 568 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 568 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर, ठीक है, का दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। बताइए। 4 राज्यों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति दी जाती है जब वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी कर ले। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हैं वो? उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4, ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों, ठीक है, मतलब जो उस समय लोकसभा चुनाव हुए हैं, या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त कर ले वो, और साथ ही कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है, साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट जो है वो जीत ले। दूसरा है इसका, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। ठीक है, तीसरी शर्त है, वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर, ठीक है, दल के रूप में उसको जो है मान्यता प्राप्त हो। तो कोई भी 3 शर्त में से एक शर्त पूरी कर लेगा तो चुनाव आयोग उसको, उस राजनीतिक दल को, ठीक है, या उस राज्य स्तरीय दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे देगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। पहला है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। राज्य विधानमंडल के चुनाव, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। और क्या है, धर्म, जाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। बिल्कुल, ये तो सारे करेक्ट हैं, सभी चारों हैं। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 18 वर्ष की आयु के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 15 में लिखा है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता है उनको। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर दीजिए। सूची 1 में राजनीतिक दल हैं, सूची 2 में उनके गठन का वर्ष। सीपीआई, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब हुई? आम आदमी पार्टी कब हुई? और तेलुगु देशम पार्टी कब बनी? बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो 2012-13 यही टाइम था ना वो। अब इसमें कोई अब दूर दूर तक इससे मिलता जुलता है नहीं कोई स्टेटमेंट। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न का सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल सी से 2012 हो जाएगा। आम आदमी पार्टी 2012 हो गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो सभी को पता होगा, 1885। अब बताइए, तेलुगु देशम पार्टी 1982 की है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी 1920 की है? कम्युनिस्ट पार्टी 1920 की और तेलुगु देशम है 1982 की। तो ए का 4, डी का 1, ए का 4, डी का 1, ए का 4 तो है ही नहीं किसी में, एक में ही है, तो यही आंसर बिल्कुल आराम से निकला। तो देखिए, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट 1920, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, आम आदमी पार्टी 2012 और तेलुगु देशम पार्टी 1982 की गठन वर्ष है ये। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये तो बहुत पूछी जाती है। 1936 डॉक्टर अंबेडकर। चलिए, तीसरा तो है ही है। अब जहाँ जहाँ 3 नहीं है, सबसे पहले तो उसको हटाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर की नहीं है, उनकी हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। दूसरा और तीसरा बी। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 17 जुलाई 1942 को नागपुर में की थी।
ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तो स्थापना उन्होंने 1936 में की थी। ठीक है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी उन्होंने 17 जुलाई 1942 को नागपुर में। बात करेंगे हम पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की। तो देखिए वर्ष 1947 में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में की गई और यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी, जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना बंगाल में 1 नवंबर 1925 को की गई थी। अब देखते हैं इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक सदस्य थे। और इस पार्टी ने 1925 से लेकर 1929 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत कार्य किया था। किसने? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में वन अधिकारों की मान्यता और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास। ठीक है। तो भारत में वन अधिकारों को मान्यता देना, भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की है। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? किस राज्य में प्रयोग की गई थी बताइए। तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार जो है केरल में, ठीक है, केरल में परूर विधानसभा में जो है 1982 में प्रयोग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है जिनके पास तट हैं। बताइए। देखिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करता है, राज्य सरकार के नहीं। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है, केवल ए है इसका आंसर। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है भारत सरकार के नियंत्रण में काम करता है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय है केरल के कोची में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है? कौन सा है वो आर्टिकल? वो है अनुच्छेद 72। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों। कौन कौन से अपराध किए हों वो, जिनको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं? संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, ठीक है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तब भी राष्ट्रपति उनकी याचिका को जो है क्षमा कर सकते हैं जांच पड़ताल के बाद। प्रश्न क्रमांक संख्या 9 पर आ जाइए। किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था? पारंपरिक वन निवासी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? सन 2006 में। तो भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, डेट याद रखिए। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। देशों के वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण कैसा निकाय है? सलाहकार निकाय है, संवैधानिक है, वैधानिक है, इनमें से कोई नहीं। NRAA बताइए। ये है संवैधानिक तो है नहीं, मतलब सलाहकारी निकाय होगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो जिक्र है नहीं इसका, ए है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन 3 नवंबर सन 2006 को जो है किया गया और यह एक सलाहकारी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किसमें से दिया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इनकी जो पेंशन जाती है वो भारत की संचित निधि से जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन और वेतन वो कहाँ से जाता है? वो तो भारत की संचित निधि से जाएगा। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है?
चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग नहीं है, इससे पहले योजना आयोग भी नहीं था। तो नीति आयोग जो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, संवैधानिक भी नहीं है और ये सांविधिक भी नहीं है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैचुरी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज ये 13वां प्रश्न है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी और इसका आधार क्या बनाया था उन्होंने। अब तीसरा आपातकाल कब हुआ था? पहला आपातकाल हुआ था 1962 में। इंडो बी है इसका आंसर। अब एक प्रश्न ये भी उठता है, आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया था, ठीक है, कब हटाया गया था? 1978 में, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 42वां मत लगा दीजिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति कौन थे इस समय, ये भी पता होना चाहिए। पहले में कौन थे, दूसरे आपात में कौन थे, तीसरे में कौन थे, ये पता होना चाहिए। पहले में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मत लगा दीजिएगा, एस राधाकृष्णन थे। तो तीसरे आपातकाल की घोषणा तीसरे आपातकाल की जो घोषणा है वो सन 1975 में हुई और अनुच्छेद है उसका 352 के तहत, ठीक है, आंतरिक अशांति को आधार बनाया गया था। अब देखिए, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में, उसके द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अलग से प्रश्न बनाते हैं इसके ऊपर। देखिए, जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? बाह्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रिट है? हैबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत पूछते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग तरीक़ों से। तो गलत तरीके से जो है हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होता है। बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या रिट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण वह रिट है जिसकी कल्पना एक ऐसे व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में की गई थी जिसने बिना किसी कानूनी औचित्य के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खो दी है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है, ठीक है। ये दोनों न्यायालय जो रिट निकाल सकते हैं, जिला सत्र न्यायालय के पास नहीं है, याद रखिएगा। एसडीएम कोर्ट के पास भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत, ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अब देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब जारी नहीं की जा सकती? यदि व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लिया गया हो तब, यदि कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत चल रही हो तब, न्यायालय के आदेश द्वारा हिरासत में लिया गया हो तब। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी शासकीय पद पर ना हो। बिल्कुल किसी शासकीय पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से होना चाहिए क्या? नहीं, जन्म वाला फंडा वो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए है, भारत के लिए नहीं है। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की नहीं, गलत है सी। तो देखिए, राष्ट्रपति के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि राज्यसभा का सदस्य बनने की। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उपराष्ट्रपति को योग्यता रखनी पड़ती है। अब चौथे ऑप्शन में एक शासकीय शब्द था। शासकीय शब्द क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत की सरकार, ठीक है, मतलब केंद्र सरकार में अथवा राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के अधीन किसी वेतन पर, ठीक है, नियुक्त हो, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकता। मतलब वो सरकारी कर्मचारी अगर हुआ ना, भारत सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन या स्थानीय सरकार के अधीन, तो उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा अगर राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा होना है तो, या भाग लेना है तो, या राष्ट्रपति बनना है तो ये 15 प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा, ठीक है।
धन्यवाद।